हेलो, मैं डॉक्टर मिनी एलेक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी। आज मैं आपके सामने एमए सेमेस्टर 4th के लाइफ स्पान डेवलपमेंट पेपर के यूनिट 4th, जिसमें बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। डेवलपमेंट या मानव विकास जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था या विकास की अवस्था को बताता है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विशेषताओं एवं व्यवहारों की उत्पत्ति एवं विकास को भी बताता है। अर्थात गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में जिस तरह के शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उन सभी अवस्थाओं में किसी में यह बहुत तेजी से होता है, किसी में यह बहुत धीमी गति से होता है। अर्थात टोटली यदि हम देखें तो विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित लक्ष्य की ओर होने वाले उन निरंतर परिवर्तनों से है जो व्यवस्थित और समानुगत रूप से होते हैं। हम देखें कि किस तरह से एक नए जीवन की शुरुआत होती है, उस को जानने के लिए आज हम देखें कि सबसे पहले मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के कॉम्बिनेशन से नए जीवन की शुरुआत होती है। इसके लिए हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन की शुरुआत में जो मेल का जो स्पर्म है और फीमेल जो ओवम है, ये दोनों जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं, यह डेवलपमेंट की शुरुआत कंसेप्शन अर्थात गर्भ धारण की अवस्था से हो जाती है, जिसमें हम ये देखें कि टाइनी टेडपोल शेप जो स्पर्म्स हैं, वह जब ओवम की वॉल में आते हैं तो उनसे 23 क्रोमोसोम्स जो है वो रिलीज होते हैं। इसी तरह सेम जो कि ओवम में जब यह प्रवेश करता है तो यहाँ भी 23 क्रोमोसोम्स जो है वो इनके अपने खुद के होते हैं। अर्थात एक नए जीव में 46 क्रोमोसोम से लेकर वह इसकी शुरुआत होता है। इस तरह से बच्चे को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में मदर के और फादर के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अर्थात जिसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम्स प्रोसेस्ड हैं, जो कि इक्वली मेल एंड फीमेल में होते हैं, लेकिन जो 23rd जो पेयर होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। और यह क्रोमोसोम्स बच्चे के सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है कि वह बच्चा बॉय चाइल्ड होगा या फिर गर्ल चाइल्ड। इसमें फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंपल 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स अर्थात एक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें बच्चे के सेक्स का डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल के एक्स और मेल के एक्स क्रोमोसोम से कनेक्ट होगा तो गर्ल चाइल्ड होगी, और यदि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से कनेक्ट होगा तो बच्चा जो है वो बॉय होगा। जिसको कि इस फिगर में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो कि हर व्यक्तियों के कंसेप्शन के समय जो कि उनको 23 क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं, जो कि ईच पेरेंट्स के, मतलब यदि इस पिक्चर में आप देखें तो फादर को जो कि उनके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है 46 क्रोमोसोम्स, इसी तरह से मदर को जो कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से 46 क्रोमोसोम्स प्राप्त हुआ है। ये क्रोमोसोम्स जो है वो ये जो अब ये मदर और फादर के 23 पेयर के क्रोमोसोम्स अर्थात 46 क्रोमोसोम्स इस बच्चे पर प्राप्त होते हैं। अर्थात बच्चे में हेरिडिटी के द्वारा या वंशानुक्रम के द्वारा ये गुण उनमें प्राप्त होते हैं। अब इस प्रीनेटल पीरियड को यदि हम देखें तो यह प्रीनेटल पीरियड अर्थात गर्भकालीन अवस्था 9 मंथ्स की होती है, जिनको कि टोटली
3 पीरियड में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पीरियड है पीरियड ऑफ जाइगोट, जो कि फर्टिलाइजेशन से लेकर एंड ऑफ सेकेंड वीक तक की अवस्था जाइगोट की कहलाती है। इसी तरह से सेकेंड जो कंडीशन है वह एंड ऑफ द सेकेंड वीक से शुरू होकर सेकेंड मंथ तक की कंडीशन, जो कि पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो कहलाती है, भ्रूण अवस्था जो है वो कहलाती है। इसी तरह से फीटस, पीरियड ऑफ फीटस, जो कि सेकेंड लूनार मंथ से उसके बर्थ तक की अवस्था तीसरी अवस्था होती है, जो कि फीटस की अवस्था होती है। अब हम देखें कि हेरिडिटी एंड क्रोमोसोम्स ये किस तरह से बच्चे में इनहेरिटेट होता है या उस तक पहुंचता है। इसके लिए हम देखें कि जो गैमेट्स हैं, अर्थात 2 टाइप के सेक्स सेल्स, जो कि उनको सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें मेल जो गैमेट्स हैं वह जो कि टेस्टिस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि 12 साल की अवस्था से प्रारंभ होता है। इसी तरह से फीमेल गैमेट्स के बारे में हम देखें कि यह उस बच्ची के बर्थ के समय से ही उसके ओवरी में स्टोर हो रहता है, लेकिन यह इमैच्योर रहता है। यह प्यूबर्टी स्टेज, अर्थात जब प्यूबर्टी स्टेज में बच्ची आती है तब उस समय यह जो है वो रिलीज होता है ओवम के रूप में, जो कि ओजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है, जो कि हर महीने के 28 दिन के अंतराल में होती है। अब यदि हम देखें कि कैसे एक नए जीव की शुरुआत हो रही है, तो जब ये ओवम परिपक्व हो जाता है तो यह ओवरी से रिलीज होता है और ओवरी से रिलीज होकर यह फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचता है। यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यदि हम देखें तो लाखों सैकड़ों स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वह फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही ओवम या एक ही एग तक पहुंचते हैं, अर्थात एक सिंगल जो स्पर्म है वह ओवम की वॉल पर प्रवेश करता है और जैसे ही वह प्रवेश करता है तो ओवम की जो वॉल है वह हार्ड हो जाती है ताकि दूसरे स्पर्म्स को अंदर आने से रोक सके। जैसे ही स्पर्म ओवम में एंटर्ड करता है वैसे ही स्पर्म का जो पीछे का हिस्सा है, अर्थात जो पूंछ का जो हिस्सा है वह टूट जाता है और उसका जो सर है वह जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फादर की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि उसके अंदर मौजूद हैं, यह एग या ओवम तक पहुंचता है, अर्थात यहाँ एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस सेल में अब दोनों पेरेंट्स के अर्थात फादर और मदर के कंबाइंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं। इस स्तर को हम जाइगोट जो है वो कहते हैं। अब इस सिचुएशन को आप इस पिक्चर से अच्छी तरह से देख सकते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स का मदर का, इसी तरह से 23 पेयर फादर का, ये जो प्रक्रिया दिखाई गई है ओवम स्पर्म की और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, उसके बाद जो है वो यह एम्ब्रियो में परिवर्तित हो। मेनली हम देखें कि बच्चे में जो हेरिडिटी से या जो वंशानुक्रम से जो चीजें प्राप्त होती हैं वह मेनली 2 कंडीशंस में हम देखेंगे, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स के पेयर अप में जो जाइगोट में निर्मित हो रहे हैं उसमें आधे गुण उनके फादर के और आधे उनके मदर के गुणों को लेकर इन्वॉल्वमेंट जो है वो उनका रहता है, जो कि बच्चे को प्राप्त में होता है। अब इसमें हम देखें कि 2 कंडीशंस होती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप, या इसके अर्थ को हम देखें तो इसका अर्थ होता है जीन प्रारूप, अर्थात
आनुवांशिक संगठन के जो जीन्स का विवरण है वह जीनोटाइप में होगा। और फेनोटाइप में क्या होता है? फेनोटाइप जिसको कि हम लक्षण प्रारूप कहते हैं, अर्थात बच्चे का रंग, रूप, स्वभाव, सेम यही चीजें उसके फिनोटाइप में होती है। अर्थात जीनोटाइप जो है वो जीव के या उस बच्चे के जीन संगठन को बताता है, लेकिन फेनोटाइप उस जीव के, उसके आकार, रंग, रूप, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव के बारे में जो है वो बताया जाएगा। अर्थात जेनोटाइप से सिर्फ जनकों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फेनोटाइप के अंतर्गत लक्षणों के द्वारा हमको जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। जीनोटाइप जो है वो वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता, अर्थात जो कुछ उसको अपने वंशानुक्रम से प्राप्त हो रहे हैं वह सब उसके जीनोटाइप के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो फेनोटाइप है वह क्या है कि वातावरण के कारण उनके लक्षण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह से जीनोटाइप जो है वह जीव के जीन प्रारूप, अर्थात उसमें लाइफ टाइम एक जैसा रहे, लेकिन जो फेनोटाइप है वह वातावरण में परिवर्तित होने के कारण उसके लक्षण प्रारूप में भी परिवर्तन आएगा। इसमें हम देखें कि कई सारी चीजें जो कि उसके शारीरिक गुणों को हम देखें, खासकर उस बच्चे का हाइट, उसका कलर या उसके आंखों का कलर, ये सारी चीजें बच्चे को किस तरह से प्राप्त हो रही है उसके लिए कई स्टडीज की गई और उनके अंतर्गत जो है वो देखा गया कि जो जीन है वो दो विभिन्न तरीकों के इंटरैक्शन के फलस्वरूप बच्चों पे जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। उसमें पहला है वो है जेनेटिक इंटरैक्शन। इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस यदि हम देखें कि बहुत सारे केसेस में जो भी डोमिनेंस है वो बच्चे तक जो प्राप्त होती हैं, अर्थात वह एडिटिव वे में प्राप्त होती है। अर्थात माता पिता में से एक यदि लंबा है और एक शॉर्ट हाइटेड है तो बच्चे को एवरेज हाइट प्राप्त होगी, मतलब यह एडिटिव वे में बच्चे तक ट्रांसमिट हो रहा। और एक दूसरे केस में यदि हम देखें कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि डोमिनेंट और रेसेसिव पैटर्न के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें आंखों के कलर में को लेकर यदि एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि पेरेंट्स में से एक के आईज ब्राउन है और एक की ब्लू आईज है, लेकिन जिसके आईज के कलर ब्राउन है, यदि वो जीन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा तो बच्चे में ब्राउन आईज कलर का होगा। अर्थात जेनेटिक इंटरैक्शंस के कारण बच्चे में जो भी डोमिनेंट जीन्स होते हैं वह ज्यादा उनके स्वभाव में या उनके लक्षण के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जो है वो क्या है, एडिटिव वे में होते हैं कि बच्चे में एवरेज, खासकर हाइट के विषय में हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स में से उनके हाइट का एवरेज हाइट उस बच्चे तक जो है वो प्राप्त हो जाती है। सेकेंड कंडीशन हम देखें कि जीन एनवायरमेंट इंटरैक्शन। इसमें यह कंडीशन जो है वो बताई गई कि उसके जो जीन है वह कहीं ना कहीं वातावरण के इंटरैक्शन के कारण भी प्रभावित होते हैं। अर्थात हाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम देखें कि कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको प्रभावित कर सकते हैं कि यदि बच्चे को जेनेटिक कोड के रूप में यदि उनको उनके पेरेंट्स की हाइट के आधार पर यदि बच्चे की लंबाई उसको प्राप्त हो सकती थी, लेकिन कुछ कारणों से यदि यह हाइट सप्रेस्ड हो जाए, किस कारण से कि यदि बच्चे को
प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या फिर उनको कोई क्रॉनिक इलनेस है, तो उसके कारण बच्चे की हाइट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात यहाँ हम देखें, नेचर और नर्चर दोनों ही प्रभावित हैं। जिस तरह से जीन आपस में इंटरैक्शन के कारण बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं, वैसे ही उसमें जीन का एनवायरमेंट इंटरैक्शन के कारण भी बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा हम उसके हाइट को लेकर जो है वो बता सकते हैं। अर्थात विकासात्मक कंडीशन में, जिसमें कि हम ये इस टॉपिक में हम देखना चाह रहे थे कि उसका बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, जिसमें उसके जीन्स, उसके क्रोमोसोम, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि बच्चे को अपने माता पिता के द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात बच्चे के डेवलपमेंट पर या उसके विकास पर उसके जैविक निर्धारकों में मुख्य रीति से वंशानुक्रम के प्रभाव को हम देख सकते हैं। थैंक यू।